आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार राय। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। तो सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस के पिछले 2 सालों में एनालिटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज हम उसको इस सिंगल वीडियो में खत्म करेंगे और मैं बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है, आप में से काफ़ी लोग के पास होगा भी, जिनके पास नहीं आप उसको परचेज़ कर सकते हो क्योंकि अभी 4 दिन के लिए इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। तो जो आपको 700 का पड़ता है, अगर आप SHEK12 कोड का यूज़ करोगे तो आपको ये सिर्फ 395 का मिलेगा। आप एक बात ध्यान देना कि आप इसमें पास प्रो ही परचेज़ करना, जिससे आप सेक्शनल जो PYQ होता है उसको आप एक्सेस कर पाओ बहुत ही ईजिली। ठीक है, और अब आपके एग्जाम्स काफ़ी पास आ चुके हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डेली एक तो मॉक दो ही दो। अगर आप दे सकते हो तो डेली बेसिस पे आप 2 मॉक भी दे सकते हो। बाकी आप टेक्स्ट बुक पे लाइव मॉक्स भी दे सकते हो, जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ऑल इंडिया में। बाकी CHSL SSC CHSL के भी मॉक्स आप दे सकते हो क्योंकि आपका मेंस आने वाला है। तो हाँ, एक बात और मैंने चेक भी किया है, तो यहाँ पे जो आपके लेवल है ना मेंस का, वो ठीक ठाक है। बाकी आप लाइव वगैरह दे रहोगे एक जगह तो आप देख रहोगे 1 घंटे का आप 30 मिनट में ही खत्म कर दे रहे हो। तो आप इसके जो नॉर्मल मार्क्स हैं आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसका लेवल ठीक है। हाँ, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जो पिछले 2 सालों में ना आपके सिर्फ इन 4 टॉपिक्स पे ही क्वेश्चंस आए हैं एनालिटिकल रीजनिंग के। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। और आपको एक बात और बता दूं कि आपको इजी टू मॉडरेट ही प्रैक्टिस करना है, आपको डिफ़िकल्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी, अदरवाइज आप इजी वाले भी गलत करोगे। ठीक है, क्योंकि हम इसी वजह से मैंने प्रीवियस ईयर रखा है, जिसका आपको एक आइडिया तो लग जाए कि हमसे कितना आसान है कितना टफ पूछ रहा है। और मैं बता रहा हूँ आपको बहुत आसान पूछता है, लेकिन अगर आप डिफ़िकल्ट वाली प्रैक्टिस करते हो तो आप कन्फ्यूज़ होने लगोगे। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर के थ्रू आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा आज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट इन्फ्रेंस हो चाहे कंक्लूजन हो चाहे एस्टिमेट हो, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और एक बात और आपको बता दूँ, देखो यहाँ पे ना आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि जो चीज़ आपको यहाँ पे दी है बस आपको वही चीज़ें बताया, आपको अलग से कोई भी बात पता नहीं है। मतलब अगर इन्फ्रेंस में अगर 2 बातें लिखी है ना, तो ये बातें आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट में होनी चाहिए, तभी आपका ट्रू होगा, अदरवाइज आपका फॉल्स होगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया आर इन्फ्लेटेड डे बाई डे। मतलब आपका जो फ्यूल प्राइस है वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, एंड देयर इज़ नो लिमिट इन इट्स प्राइस इंक्रीज। मतलब हमें 2 बातें पता है। पहली बात हमें ये पता है कि इंडिया में जो फ्यूल का प्राइस है वो इंक्रीज़ कर रहा है डे बाई डे, और दूसरी बात हमें ये पता है कि कोई भी अपर लिमिट सेट नहीं है। हमें सिर्फ ये 2 बात पता है। अगर ये 2 बात यहाँ पे लिखी है तो उसको ट्रू मानेंगे, उसके अलावा कोई भी बात लिखी है तो उसको हम फॉल्स मानेंगे, चाहे वो आपका इन्फरेंस हो, चाहे कंक्लूजन हो, चाहे आपका एस्टिमेट हो। तो यहाँ पे देखो बातें क्या लिखी हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट कट डाउन दियर रिस्पेक्टिव टैक्सेस ऑन फ्यूल। अरे यार, हमें सेंट्रल के बारे में कुछ नहीं पता, स्टेट हमें क्या ये बात पता है? कहीं ऊपर लिखी है इसमें? कहीं नहीं लिखी है, तो ये आपका फॉल्स हुआ। जो इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई जो है वो बढ़ी हुई है, इस वजह से हमारा फ्यूल प्राइस में भी इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा, ये बात क्या ऊपर लिखी है? कहीं नहीं लिखी है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। मतलब आपकी ये बातें ऊपर लिखी होनी चाहिए तभी आपका ट्रू होगा, अदरवाइज आपका ये फॉल्स ही होगा। इन्फ्रेंस में भी, कंक्लूजन में भी, एस्टिमेट में भी, तो यहाँ पे आपके दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट और रीज़न। ठीक है, मैं मिक्सड ही रखा हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती चलिए। देखो स्टेटमेंट रीजन का सिंपली है ना, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है और आपको यहाँ पे बताना है कि हाँ ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि जैसे मान लो कहीं पे सूखा पड़े, कहीं पे इस बार जो फसल के जो वो है प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हुआ है। मैंने एक रीज़न दिया कि वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, इस वजह से ऐसा हुआ, तो हाँ ठीक है, ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूँ कि मान लो कोई ABC है, उसकी रैंक 1 आई है, ठीक है, तो और रीज़न में लिखा है क्योंकि वो बहुत सुंदर है, तो बताओ ये क्या पॉसिबल रीज़न है? भाई उसकी रैंक 1 आई, इसका सुंदर होने से ना होने से क्या मतलब? ठीक है, तो ये एक पॉसिबल रीज़न नहीं है, लेकिन हाँ वह काफ़ी मेहनत करता है और उसके पहले भी काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि उसने काफ़ी मेहनत की ना, लेकिन वो रैंक आ रहा है, वो सुंदर है, कोई ये पॉसिबल रीज़न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रीज़न बताना है कि हाँ ये एक रीज़न हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इन इंडिया लार्ज सिटीज़ हैव अट्रैक्टेड माइग्रेशन पॉपुलेशन फ्रॉम अक्रॉस रूरल पार्ट ऑफ कंट्री। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन इंडिया 6 लार्जेस्ट मेट्रोज जो हैं, लार्जेस्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता एंड हैदराबाद, अप्रॉक्सीमेट 48% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो माइग्रेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे रीज़न क्या दिया है कि माइग्रेशन जो होता है वो बेटर करियर और इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको सिटी में ना आपको बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसी वजह से माइग्रेशन होता है। दूसरा, तो ये बिल्कुल ही सही रीज़न है कि ये बिल्कुल सही रीज़न है।
दूसरा क्या है, माइग्रेशन हैपेंस बिकॉज पीपल लाइक ट्रेवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू सिटी। ये कोई भी रीज़न नहीं है भाई। अच्छा एक बात बताओ, माइग्रेशन क्यों होता है? लोग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, या माइग्रेशन इस वजह से भी हो सकता है कि कहीं आपदा आ जाए। मान लो कि अभी जैसे आपने देखा होगा कि अभी उत्तराखंड में एक प्लेस है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जहाँ पे भी वो भूस्खलन वगैरह हो रहा था ना, ज़मीन फट रही थी, तो वहाँ से माइग्रेशन हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि वहाँ पे एक आपदा आई है। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे आपदा आ गई, ठीक है, या वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से लोग सेफ्टी की वजह से माइग्रेशन कर रहे हैं। ये सारे रीज़न पॉसिबल हैं। लेकिन आप सोच रहे हो कि नए नए शहर, मतलब आपको बता दो, आपको जैसे मानो कि आपका घर है लखनऊ में, आपको कोई जगह मतलब पसंद है काफ़ी ज़्यादा, मनाली पसंद है, तो क्या आप वहाँ पे माइग्रेट कर जाओगे? हाँ, घूमने जा सकते हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप बस नहीं जाओगे। तो ये एक बहुत ही बेकार सा रीज़न है। तो यहाँ पे पहला रीज़न ही ट्रू होगा, ठीक है। थोड़ा आपको रियल लाइफ भी अप्रोच सीखनी है ना, थोड़ा रियल लाइफ रियलिस्टिक होकर सोचा करो। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट इंफरेंस है। पहले स्टेटमेंट इंफरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी बातें लिखी हैं, अगर ऊपर लिखी होंगी तभी मैं उसको ट्रू मानूंगा, अदरवाइज मैं उसको फॉल्स मानूंगा। सिंपल मतलब है इंफरेंस का भी, कंक्लूजन का भी और एस्टिमेट का भी, कि जो बातें नीचे लिखी हैं अगर ऊपर भी वो बातें लिखी हैं तभी मैं उसको ट्रू मानूंगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। सारे मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, और मुझे यहाँ पे कोई बातें नहीं पता है, ठीक है। सारे जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है डॉग्स आर वार्म ब्लडेड। अरे यार, डॉग्स मैमल्स होते हैं तो वही बात तो लिखा है ऊपर, जो बात नीचे लिखा है वही बात ऊपर भी लिखा है, क्योंकि डॉग भी मैमल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, और वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स आर मैमल्स। तो ये बिल्कुल गलत बात लिखा है। क्यों? क्योंकि आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो तो ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, तो क्या और वार्म ब्लडेड आर मैमल्स होगा? तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, आपका सिर्फ पहला ही सही हो जाएगा। तो ओनली वन आपका सही है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। देखो कोर्स ऑफ एक्शन में आपको डीएम बन जाना है कहीं का, मतलब डीएम की तरह सोचना है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या कोई हायर अथॉरिटी होते हैं उस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। मतलब अगर कोई सीन हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो आप क्या करोगे, ये सिंपली मतलब होता है कोर्स ऑफ एक्शन का। लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं लेना है, ठीक। जैसे आप इसको पहले समझते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है एक के घर में, जिसकी वजह से उसके काफ़ी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं जो बेकार हो गए, मतलब ख़राब हो गए। मतलब आपके घर में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो आपके कुछ चीज़ें आपकी दब गई, ठीक है, मतलब उसकी वजह से कुछ चीज़ें खराब हो गई। तो आप क्या करोगे भाई? सिंपल सा है, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, उससे चीज़ें सही कराओगे, फ्यूज़ लगाओगे, ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए शुड कंसल्ट एन इलेक्ट्रिशियन एंड इंस्टॉल अ डिवाइस टू सेफ गार्ड अप्लायंसेज अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज। ये बिल्कुल सही बात लिखी है। आप जैसे स्टेबलाइजर वगैरह लगवाते हो, फ्यूज़ वगैरह लगवाते हो, तो बिल्कुल सही बात है, आप ये तो करोगे ही करोगे। यहाँ पे क्या लिखा है, वो अपने सारे अप्लायंसेज को रिप्लेस कर देगा। भाई क्या सीन, आप क्या वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इसका प्रॉब्लम तो वोल्टेज में है, तो आप उसको ठीक कराओगे। ऐसा तो नहीं ना कि आप सारे अप्लायंसेज जो फूक गए हैं या जो नहीं फूके आप उसको चेंज कर दो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है। आप देख रहे हो ना कितने आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दी होगी और उसका सोल्यूशन आप क्या निकालोगे, और आपको एक हायर अथॉरिटी की तरह सोचना है। कोई सीवियर भी चीज़ें नहीं, जैसे आपको मालूम ना, जैसे आप किसी कंपनी के मैनेजर हो ना, आपका कोई एम्प्लॉय लेट आ रहा है, तो वहाँ पे आपको कोर्स ऑफ, कोई एम्प्लॉय जो है वो लेट आया, आप क्या करोगे? तो आपको दे देगा कि आप उसको निकाल दोगे, फायर कर दोगे। तो आपको इतना सीवियर भी नहीं जाना है, आप इतना नहीं, आप उसको वार्न कर सकते हो, तो आपको सीवियर जाना है। जैसे अगर, लेकिन एक बात और है, अगर कोई इंसान बार बार मना करने के बाद भी लेट आ रहा है, तब आप क्या करोगे? हाँ, तो उस केस में आप उसको फायर कर सकते हो, क्योंकि आप उसको बार बार वार्न कर रहे हो फिर भी वो लेट आ रहा है, तो इस केस में आप उस पर सीवियर एक्शन भी ले सकते हो। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोर्स ऑफ एक्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं सिटी के आर डायग्नोज्ड टू बी सफरिंग ऑफ फ्रॉम मलेरिया डिजीज। अच्छा, बहुत सारे लोग होता है, आपको भी सुना होगा, कहीं डेंगू फैल जाता है, प्रकोप हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं? पहली बात तो लोग सोचते हैं कि हमें मच्छर न काटे, ठीक है, उससे बचते हैं। साथ में आप देखते होगे कि छिड़काव होता है, जब किसी से आप देखते होगे ना, अगर आप लखनऊ वगैरह में भी रहते हो तो देखते हो कि रोड पे लोग आके वो मशीन जो चलती है ना, धुआं फेंकता है, वो सारी चीज़ें लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, मलेरिया से पीड़ित हैं, तो क्या करोगे? देखो, आपको हायर अथॉरिटी की तरह सोचना है। द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटीज शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन। देखो, यहाँ पे फ्यूमिगेशन का मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पे सर्च किया था, जब आपको पढ़ाने वाला हुआ तो सर्च किया था, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन मैं मान के चलूँगा कि जो फ्यूमिगेशन की बात हो रही है वही हो रही है जो हम छिड़काव वगैरह करते हैं। इतना आप गेस कर सकते हो कि इसका मतलब यही होता होगा, ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने सर्च भी किया था, मैंने भी ऐसा ही गेस किया था, लेकिन मैंने सर्च किया तो वही मतलब होता है कि जो लोग धुआं वगैरह नहीं छोड़ते हैं, या जो पानी का स्प्रे जैसा कुछ होता है,
वह चीज़ है। तो बिल्कुल सही बात है कि आप ये करोगे। दूसरा चीज़ क्या लिखा है कि द पीपल इन द एरिया शुड एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट। बिल्कुल सही बात है कि आप मॉस्किटो बाइट्स को अवॉइड करोगे। तो बिल्कुल दोनों ही आपके कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे ठीक है। तो बोथ 1 and 2। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका ठीक है ओनली 1 था, यहाँ पे ओनली 1, ठीक है। इसके ऊपर मैंने टिक मारा है ना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ऑफ पॉसिबल इफेक्ट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा सीन है ना कि यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको बताना है कि ये कॉज है या इफेक्ट है। पहली बात तो कॉज और इफेक्ट में आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ। जैसे मानो बाढ़ आ गया कहीं पे या कहीं पे सपोज सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ गया वो कारण है और उसका प्रभाव क्या पड़ा कि जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ। तो जो प्रोडक्शन कम हुआ है फसल का वो उसका प्रभाव है और सूखा जो पड़ा है वो उसका कारण है। तो ये कारण है और ये प्रभाव है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया होगा। जैसे हम देखेंगे, हमें पहली बात तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कॉज है या इफेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, हमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। जैसे अगर मुझे स्टेटमेंट 1 दे दे कि सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया, ये स्टेटमेंट 1। दूसरा मुझे दे दे कि फसल कम हुई, फसल कम हुई, दूसरा मुझे दे दे, तो आपको पता है कि ये कारण है, ये इसका इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे डेंगू का केस काफ़ी बढ़ चुका है, दूसरा मैं कहूँ कि यहाँ पे फसल कम हुई है, तो आप बताओ इन दोनों में कोई रिलेशन है कि नहीं? कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेंगू बढ़ा है, यहाँ पे फसल काफ़ी कम हुई है, तो इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो वही चीज़ आपको समझना है। अब हम यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस ईयर कॉलेज एक्स रिड्यूस द कट ऑफ मार्क्स टू 50 से 16, मतलब 60 से 50 कर दिया है फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। मतलब कोई कॉलेज है उसने एंट्रेंस एग्जाम का जो कट ऑफ है वो 60 से 50 कर दिया है, ठीक है। In the last 2 years, the student union in the college X has been actively negotiating with the college administrator regarding the quality of food and health and hygienic standard। मतलब ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो कॉलेज X है उनके जो मतलब काफ़ी लोग हैं वो ना जो फूड की क्वालिटी है उस पर बातचीत कर रहे हैं। मतलब कुछ गड़बड़ी होगी उस वजह से थोड़ी बातचीत वगैरह चल रही है। तो देखो स्टेटमेंट 1 में हम कट ऑफ कम कर रहे हैं, यहाँ पे हम खाने की हाइजीन पे बातचीत कर रहे हैं। तो भाई ये दोनों चीज़ पहली बात तो अलग अलग चीज़ें हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कॉज है या इफेक्ट है। अच्छा एक बात मुझे बता दो, इन्होंने इंट्रेंस एग्जाम का जो वो है नंबर है वो डिक्रीज़ किया है, क्यों किया होगा? क्योंकि हो सकता है कि सीटें फुल ना हो पाई, वैकेंसी फुल ना हो पाई, इस वजह से इन्होंने कट ऑफ को कम कर दिया होगा। तो पहला रीज़न तो ये आपका इफेक्ट है, ये आपका कॉज नहीं है, क्योंकि कॉज कारण होता है और उसके प्रभाव क्या था, ये प्रभाव है आपका, ठीक है। यहाँ पे आओ, पहली बात तो ये ना जो फूड की क्वालिटी है उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो भाई फूड की क्वालिटी में कुछ दिक्कत आई होगी तभी तो बातचीत कर रहे हैं। तो ये इसका इफेक्ट है, ये इसका कॉज नहीं है। कॉज क्या होता कि हाँ फूड की क्वालिटी ख़राब थी जिस वजह से कुछ लोग बीमार पड़ गए, ये कॉज हो सकता था। ये इसका इफेक्ट है कि बातचीत करें, क्योंकि बातचीत करें तो भाई कुछ खराबी होगी तभी बातचीत कर रहे होंगे। तो ये दोनों इफेक्ट हैं और ये दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट हैं ऑफ डिफरेंट कॉजेज, ठीक है। तो ये दोनों हैं। देखो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है बोथ 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज और यहाँ पे लिखा है बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये दोनों इफेक्ट हैं, कॉजेज नहीं है। इंडिपेंडेंट तो हैं ही, लेकिन आपको क्या समझना है कि ये इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं डिफरेंट कॉजेज के। नेक्स्ट पे आ जाओ। स्टेटमेंट इंफरेंस का मतलब क्या, मैंने बताया कि ये जो चीज़ लिखी है ना ये आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए, तभी आप इसको ट्रू मानोगे, अदरवाइज नहीं मानोगे। यहाँ पे क्या लिखा है, नेशनल एक्सप्रेस वे जो ए है, जो वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे है ना, और वो काफ़ी कम लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है। और जब लोग उसको एम्पटी पाते हैं ना तो वो क्या करते हैं, वो हाई स्पीड से चलाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। पहले बात तो ऑल एक्सीडेंट लिखा है कि सारे एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग से ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हाँ एक रीज़न, एक ये कारण बताया कि ओवर स्पीडिंग से आपके एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ऑल जैसा कुछ नहीं लिखा कि सारे यहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लिखता ना कि एक्सीडेंट्स आर ओनली हैपन ड्यू टू ओवर स्पीडिंग, तब आप इसको ट्रू मान सकते थे कि क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तब आप उसको ट्रू मानते। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो आप इसको गलत मानोगे। दूसरी बात आपको क्या लिखी, हाई स्पीड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। अब देखो यहाँ पे साफ साफ वही बात लिखी है कि हाई स्पीड से चलाओगे जिसकी वजह से एक्सीडेंट होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि हाई स्पीड जो होती है वो एक्सीडेंट के रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये बिल्कुल वही बातें लिखी हैं, तो ये आपका दूसरा वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली 2 फॉलो होगा। तो इन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि आपको वही चीज़ माननी है जो ऊपर लिखी हुई है। आपका इन्फ्रेंस हो चाहे कंक्लूजन हो चाहे आपका वो एस्टिमेट। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम वगैरह कुछ बताया होगा और आप वहाँ पे क्या एक्शन लोगे ना, आपको एक हायर अथॉरिटी की तरह सोचना है।
देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू अर्बन एरियाज एज रिपीटेड क्रॉप फेलियर हैज पुट देम इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे हमें ये कह रहे हैं कि किसी गांव में काफ़ी बार मल्टीपल टाइम क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब उपज नहीं हुई है ना, तो जिसकी वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो देखो माइग्रेट करना कोई अच्छी बात नहीं होती, तो उसको हमें रोकना पड़ता है। जो सरकार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि माइग्रेशन रोका जाए। तो वो क्या कर सकती है उसके लिए, तो यहाँ पे ये लिखा है कि द विलेजर शुड बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन दियर विलेज विच विल मेक देम टू स्टे हियर ओनली। बिल्कुल सही बात लिखी है कि हम उनको कुछ अल्टरनेट जरिया बताएं जहाँ से वो पैसे कमा सके, फाइनेंशियल स्टेबल हो सके। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है ना, तो ये बिल्कुल सही कोर्स ऑफ एक्शन है। ऑब्वियस भाई, आप माइग्रेशन रोकने के लिए क्या क्या करोगे, उनको कोई ना कोई तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, कुछ ना कुछ पैसों का जरिया प्रोवाइड करोगे, तभी तो वहाँ पे रुकेंगे। तो ये एक तरीका बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका क्या लिखा है कि टू इंश्योर दियर सर्वाइवल द माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी गिवन एक्सेस टू ऑल हाउसिंग ऑप्शंस इन अर्बन एरिया। देखो ये तो बिल्कुल गलत बात लिखी है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि इनको अर्बन एरिया में शिफ्ट होने दो और उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करो। तो ये तो आप खुद ही उसको वो कर रहे हो ना, मोटिवेट कर रहे हो कि माइग्रेशन। लेकिन आपका काम क्या होना चाहिए, आपका यही काम होना चाहिए कि आप माइग्रेशन को रोको, उसका आप कोई सोल्यूशन निकालो। ये नहीं कि आप उनको वहाँ जाओ फिर वहाँ पे उनको आप फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करो। हाँ, अगर एक तो ये तो आपका बिल्कुल गलत होगा, ये आपका बिल्कुल सही, ठीक है, तो ओनली वन फॉलोज होगा। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे ये रहता ना कि यहाँ पे कोई आपदा आ गई, उस वजह से लोग माइग्रेट करें, तो उस केस में आप ये नहीं कहते कि हाँ उनको हम यहाँ पे प्रोवाइड करें। अरे यार, वहाँ पे आपदा आई है तो वहाँ पे उनको रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। आप उनको सेफ्टी प्रोवाइड करो कहीं अलग जगह, और वहाँ पे उनको रहने होने का मतलब चीज़ें प्रोवाइड करो, सारी चीज़ें जिससे वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो उस केस में अगर आपदा आती तो उस केस में आप उनको शिफ्ट करके ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपका क्रॉप फेलियर है तो वहाँ पे आप उनको अल्टरनेट जरिया सिखा सकते हो जहाँ से वो अर्न कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को सोचना है, थोड़ा रियलिस्टिक रहना है और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। जैसे अब यहाँ पे इन्फ्रेंस है, तो इन्फ्रेंस का मतलब क्या है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा दिमाग मतलब कि आपको यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है ना वो आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए, चाहे वो इन्फ्रेंस हो, चाहे वो कंक्लूजन हो, चाहे वो एस्टीमेट हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड जो है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, कंटेमिनेट वो मिल जाता है सॉइल से, पानी से, और वो क्रॉप में भी रहता है जो फाइनली हमारे फूड चेन में इंटर कर जाता है और देयर बाइज पोजिंग थ्रेट टू ह्यूमन बीइंग, मतलब फिर ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है हिंदी में पढ़ लो कि कृषि उत्पाद में जो कीटनाशकों का हम प्रयोग करते हैं ना वो मिट्टी पानी को प्रदूषित करता है, ठीक है, फसलों में रहता है, फिर हमारे फूड चेन में आ जाता है, फिर हमें अफेक्ट करता है। ये बातें हमें लिखी हैं। अब यहाँ पे लिखा है एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट गुड फॉर पीपल। बिल्कुल सही बात लिखा है ना, यहाँ पे साफ से लिखा है, वही चीज़ लिखा है कि एक्सटेंसिव यूज़ जो करते हैं वो फूड चेन में जाता है, फिर हमें नुकसान पहुँचाता है। तो भाई इंसानों के लिए तो अच्छी बात नहीं है, तो वही बात लिखी है जो ऊपर लिखी है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरा क्या है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कैन हैव बैड इफेक्ट ऑन वाटर। तो हमें साफ साफ लिखा है ना कि ये देखो पानी को भी नुकसान पहुंचाता है और मिट्टी को भी प्रदूषित करता है। तो वही बात जो ऊपर लिखी है वही बात नीचे लिखी, तो आपका ये दोनों सही हो जाएगा। तो दोनों ही सही होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इन्फ्रेंस है। इन्फ्रेंस में आप वही बातें लिखते हो जो ऊपर दी है, उसी को आप ट्रू मानते हो। तो मेरे ख्याल से आपको अब तक तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि इन्फ्रेंस, कंक्लूजन और एस्टिमेट का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिया है और आपका ये कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों में क्या कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। अगर है तो फिर चीज़ें देखेंगे, अगर नहीं है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कॉज है या इफेक्ट। अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर आपको देखना पड़ेगा ना कि ये कॉज दिया है या इफेक्ट दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोनों को। लिखा है कंट्री एक्स रिड्यूस दियर क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बाय 6% इन द लास्ट 5 ईयर। और पिछले 5 सालों में इन्होंने क्रूड ऑयल में जो इम्पोर्ट है उसको 6% तक कम कर दिया है। दूसरी बात क्या लिखी है, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन कंट्री एक्स हैज़ विटनेस्ड अ शार्प डिक्लाइन ऑफ 30% इन द ग्रोथ ऑफ इट्स मार्जिन दिस ईयर। ठीक है, तो आपको एक बार को ये लग सकता है कि चलो भाई अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिक्लाइन हुआ है तो उस वजह से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही बात है, ये डिपेंडेंट हो सकता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो क्रूड ऑयल में इंपोर्ट है ना वो हमने पिछले 5 साल में ही कम कर रखा है, पिछले 5 साल से कम कर रखा है। ठीक है, और जो ये चीज़ हो रही है ना वो इस साल ही हुई है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के मतलब डिपेंडेंट नहीं हो सकते फिर। ठीक है, अगर ये 5 साल पहले ये हुआ होता कि डिक्लाइन हुआ होता ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो हाँ उसका एक रीज़न हो सकता था, पॉसिबल आपका हो सकता था कि क्रूड ऑयल में इंपोर्ट कम हुआ। लेकिन क्योंकि ये इस साल हुआ है, ये 5 साल पहले की बात है, तो ये दोनों आपके डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं। अब आपको ये समझना है कि ये आपका कॉज है या इफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि कंट्री एक्स जो है ना उसने 6% तक इंपोर्ट कम, जैसे अगर मैं इंपोर्ट कहीं से कम करूँ, ठीक है, मान लो मेरा तेल आ रहा है रसिया से,
लेकिन मैंने कहा कि भाई अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मुझे क्यों ज़रूरत नहीं है? हो सकता है भाई कि अब जो ट्रांसपोर्ट है, ज़्यादा नए ट्रांसपोर्ट न बन रहे हों, ठीक है, ये तो रीज़न हो सकता है, या लोग इलेक्ट्रिकल ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हों, तो ये सब कारण हो सकता है जिसकी वजह से मैंने कहा कि भाई अब मुझे इम्पोर्ट कम चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका इफेक्ट हुआ भाई। अगर मैंने उसको मना किया है तेल ना लेने से तो कोई कारण रहा होगा और उस वजह से मैंने मना किया है, तो ये आपका इफेक्ट है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो, अगर आप एक भी पकड़ लो ना अच्छे से कि एक आपका इफेक्ट है, तो आपका दोनों आपके पास वही तो ऑप्शन है। देखो आप क्या लिखा है, पहले बात तो इंडिपेंडेंट है, ये आपका इंडिपेंडेंट, ये कॉज है या इफेक्ट है। इफेक्ट देखो यहाँ पे देखना है, ये इफेक्ट है किस डिफरेंट कॉजेज का, ठीक है। तो आपका अगर एक इफेक्ट है तो दूसरा वाला भी आपका इफेक्ट ही होगा। और ऑब्वियस है, देखो भाई यहाँ पे अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया तो क्यों आया होगा? हो सकता है लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हो ना, जिस वजह से लोग नए नई चीज़ें ना खरीदें, मतलब ये सारे आपके कारण हो सकते हैं। तो ये इसका इफेक्ट, क्योंकि डिक्लाइन हुआ है भाई, डिमांड कम हुई होगी तभी तो भाई डिक्लाइन हुआ होगा, अदरवाइज थोड़ी ना लोग डिक्लाइन कर देंगे, सबको प्रॉफिट चाहिए। तो ये इसका ये भी एक इफेक्ट ही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, स्टेटमेंट, सिचुएशन और कंक्लूजन। कंक्लूजन हो चाहे इन्फ्रेंस हो चाहे आपका एस्टिमेट हो, तीनों का मतलब मैंने ये बताया है कि ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, सिंस द पास्ट 15 ईयर 75% ऑफ द प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड्स पोल्ट्री मार्केट कम्स फ्रॉम कंट्री एक्स। मतलब जो पूरे वर्ल्ड में जो पोल्ट्री मार्केट है, जो 75% जो प्रोडक्शन है ना, वो सिर्फ कंट्री एक्स से आता है। However, the employment in the poultry industry of country K has been consistently declined by 5 से 9% every year since the past 3 year। देखो हमें दो बातें पता है सिर्फ। पहली बात ये कि जो वर्ल्ड का जो भी आपका प्रोडक्शन होता है पोल्ट्री मार्केट में, वो 75% तक कंट्री के से होता है। दूसरी बात हमें ये पता है ना कि कंट्री के में जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में आपका एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन हो रहा है पिछले 3 सालों में। हमें दो बातें सिर्फ पता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इवन आफ्टर डिक्लाइन एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइनेशन होने के बावजूद कंट्री ए के पास इनफ पोल्टर्स हैं जो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द इंटरनेशनल मार्केट। अब बताओ ये बात सही है कि नहीं? देखो जो बात ऊपर लिखी है ना, ऊपर भी यही बातें लिखी है कि पिछले 15 साल से 75% जो टोटल प्रोडक्शन है वो कंट्री के ही दे रहा है। और दूसरी बात ये भी लिखी है कि कंट्री के में एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम होने के बावजूद भी ये 75% कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी घुमा के लिखा है कि भाई डिक्लाइन होने के बावजूद भी इनके पास इतने पोल्टर्स हैं ही जो इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब जो बात ऊपर लिखी है वही हमने नीचे सिंपल भाषा में लिख दी है बिना किसी डेटा के। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, यही बात ऊपर लिखी थी। दूसरा क्या लिखा है, द लोकल डिमांड ऑफ पोल्ट्री इन कंट्री एक्स हैज़ सब्सटेंशियली डिक्रीज लीडिंग टू लेस इंटरेस्ट अमॉन्ग पोल्टर्स। भाई इस बारे में जो लोकल डिमांड हुआ, लोकल डिमांड के बारे में हमें कोई बात कही गई है क्या कि वहाँ पे लोकल डिमांड हो रही है नहीं हो रही, कुछ पता नहीं। तो ये हमारा गलत हो गया, हमारा सिर्फ पहला सही है। तो ओनली वन कैन बी कंक्लूडेड, ठीक है। और एक बात और देखो ना, यहाँ पे कैन लिखा है, कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आपको माननी भी है तो यहाँ पे थोड़े से आप फ्लेक्सिबल भी हो सकते हो, क्योंकि कैन लिखा है। स्टेटमेंट है और यहाँ पे आपका कॉज एंड इफेक्ट है। तो हमारा क्या काम है, पहले हम ये समझेंगे कि ये दोनों पहली बात तो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या ये कॉज है या ये इफेक्ट है, ठीक है। देखते हैं, सिंस द पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों से स्टेट एम जो है हैज़ रिपोर्टेड अ शार्प एंड सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन द स्टेट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में डिक्लाइन हुआ है पिछले 3 सालों में। In the last 5 years, there has been an increase in the overall average rainfall by 6% in state and bringing respite to the farmer। अच्छा एक बात बताओ, आप बिल्कुल उल्टी बातें लिख रहे हैं यहाँ पे। उल्टी बात क्या है, तो पहली बात तो यहाँ पे लिखा है कि काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में काफ़ी कमी आई है, और यहाँ पे लिखा है कि बारिश हो रही है इस वजह से रिलीफ मिला है फार्मर्स को। पहली बात तो इंडिपेंडेंट है दोनों, क्योंकि अगर भाई रिलीफ होता तो यहाँ पे प्रोडक्शन तो इंक्रीज होना चाहिए था। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज है, पहली बात तो आपकी इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये कॉज है या इफेक्ट है, तो आप देखो ना यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कमी आई है, तो कमी आई है तो ये इफेक्ट है। इसका कुछ कारण रहा होगा कि बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, ये इसका कारण हो सकता है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एवरेज रेनफॉल 6% तक कम हुआ है, तो हो सकता है आपको ये कॉज लग रहा, लेकिन आपको जो मेन बात कही है ना, ये लिखा है कि ये जो है ना फार्मर्स को काफ़ी आराम पहुँचा रहा है, ये चीज़ मेन है यहाँ पे। तो ये भी आपका एक इफेक्ट है, तो इसको भी आप इफेक्ट की तरह ही कंसीडर करो, ठीक है। कर सकते हो बिल्कुल, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है। तो आपके दोनों इंडिपेंडेंट है, ऊपर से इंडिपेंडेंट इफेक्ट है।
ऑफ डिफरेंट कॉजेज़। तो आपका ये हो गया, यहाँ पे आपका दोनों इफेक्ट हैं इंडिपेंडेंट कॉजेज़ के, दोनों अलग अलग बात के लिए जिम्मेदार है। पहले बात तो स्टेटमेंट है और इन्फरेंस है। इन्फरेंस का मैंने आपको क्या बताया, ये बात जो लिखी है वो आपकी ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो इन्फरेंस हो या कंक्लूजन हो या आपका एस्टिमेट हो, ठीक है। वैसे आपका जो कंक्लूजन होता है ना, ठीक है, हाँ, तो ये बातें हमें लिखी हैं। क्या लिखा है, मेनी स्टूडेंट आर एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स एंड दिस लीड्स टू पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब काफ़ी लोग मोबाइल गेम से वो रहते हैं, एडिक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो रहता है काफ़ी बेकार रहता है। यहाँ पर क्या लिखा है, मेनी स्टूडेंट आर नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज़ ड्यू टू मोबाइल गेम्स। देखो वही बात लिखी है यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या लिखा है कि मोबाइल में एडिक्ट है जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, ख़राब आ रहा है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं मोबाइल की वजह से, तो वही बात लिखी है घुमा के, तो बिल्कुल सही बात लिखी है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन दैट स्टूडेंट फेल इन द, ये कुछ ये आपका कहीं पे भी नहीं लिखा है। वही चीज़ आप वेन डायग्राम बना सकते हो कि मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन से लोग फेल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है ओनली बिकॉज, मतलब सिर्फ मोबाइल गेम से, ऐसा कुछ हमें नहीं पता है, और भी कारण से फेल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता ना ऊपर कि सिर्फ जो बच्चे फेल हुए हैं, या नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लिखा होता कि मोबाइल फ़ोन ही सिर्फ कारण है इनके फेल होने का, अगर ऐसा लिखा रहता तब हम इसको मान लेते कि हाँ चलो ठीक है, ऊपर लिखा है तो हम इसको चीज़ को मान लेते, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सिर्फ पहला ही आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट है कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिया होगा, आपको बताना है कि आप क्या करोगे, अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे। यहाँ पे क्या, सम सीरियस मिस्टेक्स वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन ऑफ अ कंपनी, मतलब टेक्निकल सेक्शन में कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ है ना, जो कंपनी, जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आपका कुछ दिन पहले शायद इंस्टाग्राम पर या कहीं का सर्वर डाउन हो गया, ठीक है, तो टेक्निकल फॉल्ट ही तो हुई, तो क्या करोगे। यहाँ पे लिखा है एन एफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द टेक्निकल एरर। बिल्कुल सही बात है भाई, जो एरर आया है, मान लो अगर एग्जांपल लेते हैं इंस्टाग्राम में, तो जो एरर आया है तो आप तुरंत एक टेक्निकल टीम बैठा कर उसको ठीक करवाओगे ना, वही बात लिखा है कि हाँ ठीक है, ये काम हम ये कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। दूसरी बात क्या लिखा है, अ रीजन ऑफ एक्सप्लेनेशन नोटिस शुड बी इशूड टू ऑल द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन द इरेगुलर, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है कि देखो अब जो टेक्निकल फॉल्ट हुआ है ना, किसी की वजह से हुआ होगा, तो जिसकी वजह से हुआ आप एक्सप्लेनेशन आके देखो उसका क्या रीज़न था, तो वो बिल्कुल सही बात है, ठीक। आप एक बार समझोगे कि क्यों हुआ, तो एक आप टीम बैठाओगे जिससे वो गलतियाँ दोबारा ना हो, तो आप एक बार समझोगे क्यों हुआ, तो दोनों ही आप कोर्स ऑफ एक्शन लोगे, बिल्कुल सही बात है, तो आपका ये दोनों ही हो जाएगा, ठीक। हाँ, ठीक है, दोनों ही आपके सही हैं। क्या लिखा है, ओवर द लास्ट 2 years 22% ऑफ द कंपनीज बी मैन पावर वॉज लेड ऑफ। लेड ऑफ का मतलब होता है कि उनको निकाल दिया गया है, आपका ये फ्रेजर वर्ब में भी आता है कि ले ऑफ का मतलब क्या होता है, तो मतलब उनको ये निकाल दिया गया, मतलब 22% लोगों को निकाल दिया गया, ठीक है। ओवर द पास्ट 2 years कंपनी पी हैज सोल्ड ऑफ मेनी ऑफ देयर मेजर एसेट, मतलब पहली बात तो कंपनी ने ना 22% लोगों को निकाल दिया है, दूसरी बात है कि जो उनका मेजर एसेट्स है ना, उनको काफ़ी हद तक उन्होंने बेच दिया है पिछले 2 सालों में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है वो दिवालिया हो रही है, मतलब बर्बाद सी हो रही है, तभी इसने अपने एम्प्लॉयज़ भी निकाल दिए क्योंकि एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं पे कर पा रही होगी, और दूसरा काफ़ी एसेट्स भी सोल्ड किए हैं इसने, मतलब काफ़ी बेचे, मतलब कंपनी डूब रही है, तभी इसने दोनों एक्शन आपके एक दूसरे से लिंक भी हैं कि हाँ ये कारण हो सकता है कि एक सिंगल कारण है कि कंपनी डूब रही है और उसकी वजह से ये दोनों काम हुआ होगा, ठीक है। तो वही चीज़ सेम चीज़, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि दोनों जो है इफेक्ट एक कॉमन कॉज की वजह से दोनों हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। तो देखो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट और एस्टिमेट है, तो एस्टिमेट है तो आपको ये समझना चाहिए कि ये जो चीज़ लिखी है, अगर यहाँ पे मुझे डायरेक्टली मिलती है वो चीज़ तभी मैं इसको ट्रू मानूंगा, अदरवाइज मैं इसको फॉल्स मानूंगा। अब मुझसे क्या करा है, एक फुटबॉल मैच हुआ टीम एक्स और टीम वाई के बीच में, जो टोटल नंबर ऑफ गोल्स दागे गए टीम वाई द्वारा वो 5, जिसमें 3 गोल्स लेफ्ट पैर वालों ने मारा है। हमें 2-3 बातें कही गई हैं कि टीम एक्स और टीम वाई के बीच में एक मैच है जिसमें टीम वाई ने 5 गोल दागा, 3 गोल उसमें से लेफ्ट फुटेड प्लेयर ने दागा है, ठीक है। अब हमारा ये क्या लिखा है, द लेफ्ट फुटेड प्लेयर वॉज एडेप्ट एट स्कोरिंग गोल्स, मतलब लेफ्ट पैर वाले जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, निपुण होते हैं, ऐसा कहीं ऊपर लिखा है क्या, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपको लग रहा होगा, काफ़ी लोग को कन्फ्यूज हो रहोगे, पहले बात तो थोड़ा कॉमन सेंस मैंने बोला है कि थोड़ा दिमाग खोल के रियलिस्टिक अप्रोच में सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि 3 गोल लेफ्ट वाले ने दागे, इसका मतलब ये कहीं नहीं लिखा है कि भाई ये निपुण हो, मतलब ज़्यादा निपुण हो गया राइट वालों से, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। वही वाली बात होगी कि बुमराह ने टेस्ट में एक ओवर में से 35 रन मार दिया, रोहित शर्मा ने तो कभी नहीं मारा, विराट कोहली ने कभी नहीं मारा, तो आप कह दो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बेकार खेलते हैं बुमराह से, कोई सेंस नहीं हुआ ना भाई इसका। तो ये बिल्कुल गलत बात लिखी और कहीं हमें ऊपर लिखा नहीं है, हमें बस इतना बात पता है कि हाँ 5 गोल दागे गए, 3 लेफ्ट वाले ने दागा है, जो कॉमन चीज़ है भाई, कभी ये अच्छा खेल देते कभी वो अच्छा खेल देते हैं,
60% ऑफ द प्लेयर ऑफ टीम वाई आर लेफ्ट फुटेड, कहीं लिखा है क्या कि 60% जो प्लेयर हैं वो लेफ्ट फुटेड है? कहीं लिखा है ऐसा? कहीं नहीं लिखा है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके फॉल्स हैं, दोनों ही एस्टिमेट आपके गलत है, तो आपका यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब आपका अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप क्या एक्शन लोगे। सम सीरियस मिस्टेक्स वर फाउंड इन द टेक्निकल, ये तो हम कर चुके हैं, दोनों ही आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत हो जाएगा। हाँ, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिखा है, द ट्रैफिक कंजेशन इन द सिटी हैज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड ड्यूरिंग पीक आवर्स, ठीक है, मतलब ट्रैफिक जो है कुछ पीक आवर्स पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया ना, आपको डीएम की तरह सोचना है या कोई हायर अथॉरिटी की तरह सोचो कि आप क्या सोल्यूशन उसका कर सकते हो। ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है पीक आवर्स में, क्या करोगे बताओ ना, क्या करोगे। तो लिखा है इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टू प्रोवाइड वायबल अल्टरनेटिव्स टू प्राइवेट व्हीकल, बिल्कुल सही बात लिखी है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मेट्रो सिटी है, मान लो दिल्ली का मेट्रो है, अगर लोग, और दिल्ली के मेट्रो में बहुत ज़्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, अगर मानो वो मेट्रो में ट्रेवल नहीं करते तो ऑब्वियस है वो रोड पे जाते, फिर रोड पे कितना ज़्यादा वो होता है ट्रैफिक, ठीक है। तो हाँ, अगर हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे डीएम का मतलब यहाँ पे डीएम तो ये काम नहीं कर पाएगा ना, ठीक है, तो मंत्री ही बढ़िया आपका प्रोवाइड कर पाएंगे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एक आपको हायर अथॉरिटी की तरह सोचना है, ठीक है। तो हाँ, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफ़ी अच्छा कर पाएँ, जैसे सिटी बस चलवाएं, ये सब चीज़ें करें, तो काफ़ी लोग जो अपने वाहन से जाते हैं, अपनी गाड़ी से, अपने कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, वो प्रीफर कर सकते हैं उन वाहनों को, और करते भी हैं। तो उससे आपका जो ट्रैफिक में है वो काफ़ी रिलीज़ मिलेगा। तभी आप देख रहे हो मेट्रो वगैरह में काफ़ी राहत मिलती है। अब यहाँ लिखा है इम्पोज हेफ्टी फाइन्स ऑन इंडिविजुअल ड्राइवर ड्यूरिंग पीक आवर, बताओ ये कोई सेंस है क्या यार, कोई सेंस है, मतलब उन पर तुम फाइन डाल दोगे हैं? अरे यार वो तो भाई जाएंगे अगर ऑफिस से छूटे, पीक आवर का मतलब जो भी होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे 4-5 बजे जब सारे ऑफिस वगैरह छूटते हैं तो उनको कहते होंगे, तो क्या वो घर न जाएँ? तो ये तो बहुत ही बेकार है कि हैवी फाइन लगा रहे हो, ये तो भाई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, आपके ट्रैफिक वाली दिक्कत हो रही है ना, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो आप एक्शन नहीं लोगे, आप पहला वाला एक्शन ले सकते हो, तो बिल्कुल सही है, पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन का मतलब क्या है कि जो ये बात लिखी है ये ऊपर होनी चाहिए तभी हम इसको ट्रू मानेंगे। इंडियाज़ लार्जेस्ट लेंडर बैंक हैज़ अनाउंस दैट इट विल बी अलाउइंग कस्टमर टू एक्सचेंज 2000 नोट्स विदाउट ए रिक्विजिशन स्लिप फॉर अमाउंट अप टू 20,000। अगर आपको जैसे समझ ना आता हो आप हिंदी में कर लिया करो, ठीक है। तो सिंपल आपको कह रहा है कि आप 2000 वाला नोट एक्सचेंज कर सकते हो, अगर 20,000 तक आपको एक्सचेंज कर सकता है, अगर आपको 20,000 तक का नोट एक्सचेंज करना है तो आप बिना किसी स्लिप वगैरह के आप एक्सचेंज कर सकते हो, और इससे ज़्यादा पे शायद आपको स्लिप वगैरह देनी पड़े, ठीक है। यही बात लिखी है कि आप 20,000 तक अगर आपको एक्सचेंज करना हो तो आप बिना किसी स्लिप के एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, नो वन विल बी अलाउड टू विड्रॉ एन अमाउंट मोर देन 20,000। क्या ऐसा ऊपर कहीं लिखा है कि कोई भी 20,000 से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकता? ऐसा कहीं भी लिखा है? ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। अगर आपको 20,000 से ज़्यादा करना होगा तो आपको हो सकता है कोई स्लिप वगैरह दिखानी पड़े। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 20,000 तक कोई भी स्लिप नहीं दिखानी पड़ेगी, बस हमें ये बात पता है। तो ये कहीं पे नहीं लिखा कि 20,000 से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। नो रिक्विजिशन स्लिप इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज अप टू 2,000। इस बात तो साफ साफ लिखी है ना कि विदाउट अ रिक्विजिशन स्लिप, कोई भी आपको स्लिप की जरूरत नहीं है 20,000 तक। वही बात आपको ऊपर भी लिखी है, वही बात नीचे भी लिखी, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। कंक्लूजन हो चाहे इन्फरेंस हो चाहे आपका एस्टिमेट्स हो, समझ गए? तो यहाँ पे आपका ओनली 2 ट्रू हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलोज हो, ठीक है। इवेंट 1 इवेंट 2 आपको पॉसिबल इफेक्ट एंड कॉज बताना है, तो आपको पहले ये समझना है कि ये दोनों डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट होते तो आपको देखना पड़ेगा कॉज है या इफेक्ट है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट का 2 ऑप्शन दिया है क्या? नहीं दिया है क्या? चलो ठीक है, देखते हैं। हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इन द सिटी, मतलब सिटी में जो एयर पोल्यूशन का जो लेवल है काफ़ी हाई है। इंक्रीज इन रिस्पिरेटरी एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इन पॉपुलेशन। अब बताओ दोनों एक दूसरे रिलेटेड है कि नहीं? बिल्कुल रिलेटेड है भाई। पॉपुलेशन बढ़ा, इस वजह से लोगों की हेल्थ ख़राब होना चालू हो गया, तो पहला वाला आपका कॉज है, दूसरा वाला आपका इफेक्ट है। तो क्या लिखा है? इवेंट 2 इज़ द इफेक्ट, इवेंट 1 इज़ द कॉज। बिल्कुल सही बात लिखा है, आसान था कि नहीं? नेक्स्ट आ जाओ, स्टेटमेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? मतलब ये बात आपको ऊपर लिखी होनी चाहिए कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में। द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाई 50% विद इन द नेक्स्ट डिकेड। मतलब जो नई गवर्नमेंट पॉलिसी उनका टारगेट ये है कि जो अगले 20 सालों में 50% तक कार्बन एमिशन को कम किया जाए। हमें सिर्फ यही बातें लिखी हुई है,
यही बातें हमें सिर्फ पता है कि एक उन्होंने टारगेट बनाया है जिसमें वो अगले 20 सालों में 50% तक का एमिशन डिक्रीज़ कर देंगे, सिर्फ हमें यही पता है। द गवर्नमेंट विल बैन ऑल व्हीकल, क्या हमें कुछ ऐसा लिखा है ऊपर कि बैन कर देंगे? नहीं लिखा, कुछ भी नहीं मानेंगे। द गवर्नमेंट विल शट डाउन कोल फायर पावर, ऐसा कहीं लिखा है क्या को ऊपर? कुछ नहीं लिखा है। इसके बारे में कुछ भी ऊपर पता है? नहीं पता है, तो दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, तो नाइदर हो जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दूँ कि जो स्टेटमेंट, या यहाँ से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, 1 मिनट, एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, जो आपका स्टेटमेंट और जो आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन हो, या स्टेटमेंट इन्फ्रेंस हो, या स्टेटमेंट एस्टीमेट हो, यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों में जो बातें लिखी हैं, ये बातें आपको स्टेटमेंट में साफ साफ दिखनी चाहिए, तभी आप इसको ट्रू मानोगे। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आप फॉल्स मानोगे। स्टेटमेंट रीज़न ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो आपको रीज़न बताना है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। जैसे मानो हमने क्वेश्चन देखा कि उस कॉलेज ने अपनी कट ऑफ कम कर दी, तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वैकेंसी खाली रह गई होगी, इस वजह से उन्होंने अपना कट ऑफ डिक्रीज़ कर दिया होगा, तो ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन मैंने वही बात की, किसी के रैंक 1 आ गई, ठीक, और मैंने लिखा कि इसका रीज़न हो सकता है कि वो बहुत सुंदर है, तो कोई भी सेंस नहीं है इस बात का, तो ये एक पॉसिबल रीज़न नहीं है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे छोड़ो स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, वही चीज़ है, आपको कोई एक प्रॉब्लम वगैरह दिया होगा, उसका सलूशन क्या है, आपको सोचना है कि आप क्या करोगे ऐसा कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि मानो कोई इंसान लेट आया एक दिन, आप उसको फायर कर दोगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आप उसको वार्न करोगे और आप वार्निंग दोगे उसको कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना करें, वरना आप पे काफ़ी अच्छा एक्शन लिया जाएगा। आप उसको वार्निंग दे सकते हो। लेकिन अगर आपको बार बार मना करने, बार बार वार्निंग देने के बाद भी वो लेट आ रहा है, तो उस केस में आप स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया कोर्स ऑफ एक्शन कि आप क्या एक्शन लोगे। कॉज एंड इफेक्ट में आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि दोनों डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। अगर इंडिपेंडेंट है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कॉज है या इफेक्ट है।